My name is Dr. R. K. Pandey. I am consultant neurophysician at Dr. Pandey's Neurocare Center, Lucknow. Besides, I also work in Midland Healthcare and Research Center. Today, I'm here basically to discuss something about epilepsy, and the topic is caregivers guideline for epilepsy management. तो बेसिकली एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे, इसके बारे में तमाम भ्रांतियां हैं। और अगर अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे लोग मानते हैं कि एपिलेप्सी को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि कोई भूत आ गया या किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे तो एपिलेप्सी अगर ऐसा माने कि प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो चांसेस हैं कि जान पे भी खतरा बन सकता है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। बिसाइड्स कि हम केवल इंडिया की ही बात ना करें, अगर पुराने टाइम में देखें तो इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी इसके बारे में लेके बहुत सी बातें थी। एपिलेप्सी या सीजर हम कहते हैं, तो सीजर वर्ड अपने आप में ही देखें, सीजर ग्रीक वर्ड है जो कि सीज से आया है। सीज का मतलब होता है किसी चीज पे काबू कर लेना या कब्जा कर लेना। तो वहां पर भी पहले ऐसे ही कंसेप्ट रहे हैं कि किसी ने, आत्मा ने या किसी चीज ने कब्जा कर लिया है, और जो भी इंसान जिसके ऊपर कब्जा किया है वो उसी तरह से बिहेव कर रहा है और एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है। बिसाइड्स कुछ लोग पुराने टाइम ग्रीक मिथोलॉजी में देखा जाए तो लोग ये भी कहते थे कि मून गॉड यानी जो चंद्र देवता हैं उनके कहर की वजह से या उनके किसी शाप की वजह से ऐसे होता है। तो तमाम भ्रांतियां पहले हिस्ट्री में रही हैं, और ओनली इन 17th और 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ह्यूगलिंग जैक्सन। उन्होंने बेसिकली इसके बारे में बताया कि एपिलेप्सी दरअसल एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है। हम अगर बात करें तो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स का जो समूह है उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अस, मतलब अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर सीएनएस में यानी ब्रेन में न्यूरॉन्स में हो रही है तो वो एपिलेप्सी या सीजर या दौरे के फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है। फिर बाद में और जैसे जैसे रिसेंट उसके बाद डेवलपमेंट होते रहे तो इसकी तमाम तरह की दवाइयाँ खोजी जाने लगी। आज एपिलेप्सी में बहुत सारी दवाइयाँ, और जो पेशेंट दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे हैं उनके लिए सर्जरीज और बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये तो बात मेडिकल प्रोफेशन और थोड़ी सी एपिलेप्सी की हिस्ट्री की थी। और बेसिक बात उनके लिए है जो आज का टॉपिक है, केयर गिवर गाइडलाइंस फॉर एपिलेप्सी मैनेजमेंट, यानी जो भी एपिलेप्सी पेशेंट के रिश्तेदार हैं या जो उनको टेक केयर कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और कैसे वो अपने लेवल पे एपिलेप्सी को यानी सीजर या दौरे को मैनेज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो व्हाट एपिलेप्सी इज, कि दौरा क्या है, कैसे हो रहा है, कौन सी चीज को हम दौरा कहेंगे, कौन सी चीज को दौरा नहीं कहेंगे। तो बेसिकली एपिलेप्सी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कन्वल्सिव सीजर्स और दूसरा नॉन कन्वल्सिव सीजर्स। कन्वल्सिव सीजर्स बहुत आसान होते हैं पहचानने में, जो कि दिख जाते हैं, हाथ पैर का ऐंठना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मुंह से झाग आना, ये सारे कन्वल्सिव सीजर्स में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है नॉन कन्वल्सिव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नॉन कन्वल्सिव सीजर का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक वैरायटी है दौरे की जिसको हम एब्सेंट सीजर कहते हैं। आमतौर पे ये बच्चों में मिलता है। देखा यह गया है कि कई सारे छोटे बच्चों में जो कि करीब 5-6 साल के हैं, स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाता। तो दरअसल बच्चे की गलती नहीं होती है, इसमें उसको एब्सेंट सीजर के एपिसोड भी हो रहे होते हैं, ऐसी भी गुंजाइश है। एब्सेंट सीजर में बेसिकली कोई दौरे उस तरह के तो नहीं आते जिसमें उसके हाथ पैर ऐंठेंगे, लेकिन जैसे ऐसा मान लीजिए कि कहते हैं दिमाग की बत्ती बुझी, यानी कि कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज ब्रेन में आए और सेकंड्स के लिए उसका जो अवेयरनेस है यानी कंसंट्रेशन है वो थोड़ा देर के लिए लॉस्ट हो गया। तो यानी बच्चा किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी एपिलेप्सी को हम नॉन कन्वल्सिव फेज में रख देते हैं, नॉन कन्वल्सिव की कैटेगराइजेशन में रखते हैं। अब कन्वल्सिव एपिलेप्सीज में बात करें तो इसकी कई तरह की वैरायटीज हैं। पहली वैरायटी है जिसको हम कहते हैं फोकल सीजर। फोकल सीजर का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में नहीं, शरीर के किसी पार्ट में कोई एबनॉर्मल मूवमेंट होना, जैसे किसी का हाथ हिल रहा है या उसमें टेढ़ापन आ रहा है या मुंह पे थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है या आंखें एक तरफ तिरछी हो रही हैं, ये कई बार फोकल सीजर का मैनिफेस्टेशन होता है।
दूसरी वैरायटी है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको सब लोग आमतौर पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कि जिसमें पूरी बॉडी बहुत तेजी से अकड़ जाती है, दौरे पड़ते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, कई बार जीभ कट जाती है, कई बार मरीज दौरे के दौरान कई सारी आवाजें निकालता है या चिल्लाता है, मुंह से झाग आते हैं, कभी कभी इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन या डेफिकेशन मतलब खुद से पेशाब हो जाना, ये आम बात है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की। तीसरी वैरायटी जिसे हम कहते हैं मायोक्लोनिक जर्क। मायोक्लोनिक जर्क वैसे तो ऑलमोस्ट हर आदमी कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एक हल्के पुल्के झटके महसूस करता है। इसको मरीज कैसे डिस्क्राइब करता है कि चौंक जाना, जैसे एकदम से बैठे सडनली कुछ चौंक जाना। आमतौर पे ये चीज रात के समय या सुबह सो के उठने के बाद। कई बार कॉमन हिस्ट्री जो होती है इसमें कि ब्रश करते हुए अचानक से ब्रश हाथ से छूट जाना, या ग्लास से पानी पी रहे हैं एकदम से चौंक के ग्लास पानी का ग्लास गिर जाना। इस तरह के सिंगल 1 सेकंड का एपिसोड होता है, इसको हम मायोक्लोनिक जर्क की कैटेगरी में रखते हैं। एक और वैरायटी होती है कन्वल्सिव एपिलेप्सी की, एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर बहुत सिंपल सी चीज है कि और कई बार बहुत मिसडाइग्नोज होती है, जिसको लोग पहचान नहीं पाते, आमतौर पे बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें अचानक से बॉडी की टोन लॉस्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि इसमें बच्चा बेहोश हो, लेकिन एकदम से खड़े खड़े गिर गया, या कई बार हम ऐसे हाथ रखे हैं हेड ड्रॉप, तो इसको हम एटोनिक सीजर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा और भी सीजर्स की वैरायटी होती हैं, लेकिन वो वैरायटीज केवल मेडिकल प्रोफेशनल के ही काम की हैं। लेकिन एटलीस्ट केयर गिवर को पता होना चाहिए कि 2 बेसिक वैरायटी हैं, कन्वल्सिव, नॉन कन्वल्सिव। नॉन कन्वल्सिव का जैसे मैंने उदाहरण बताया था एब्सेंट सीजर, और कन्वल्सिव एपिलेप्सीज के उदाहरण फोकल सीजर, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक यानी जो चौंकने वाले सीजर, और एटोनिक सीजर जिसमें एकदम से गिर जाए या एकदम से हेड ड्रॉप हो जाना। फिर लोग कई बार जानना चाहते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। कारण बहुत सारे हैं। कुछ केसेस में एपिलेप्सी जेनेटिक होती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में और लोगों को एपिलेप्सी की हिस्ट्री होती है कि उनको दौरे पड़ते थे, और साथ में बच्चों में भी दौरे पड़े। फिर कुछ एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं। इंडियन सिटिंग में बात करें तो इंडियन सेटअप में सबसे कॉमन चीज है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, यानी कि एक कीड़ा टेनिया सोलियम, उसकी गांठ ब्रेन में बन जाना, उसकी वजह से भी दौरे पड़ते हैं। फिर और भी कई चीजों की गांठ, जैसे ट्यूमर की या ट्यूबरकुलोसिस की गांठ में भी दौरे पड़ सकते हैं। दिमाग की नस में कोई ब्लॉकेज हो जाना यानी स्ट्रोक, या हेमरेज हो जाना यानी नस लीक कर जाना, उसकी वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। कई लोगों को चोट लगने के बाद दौरे पड़ जाते हैं, और कई लोगों में जैसे बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि उनको पहले कभी चोट लगी थी या स्ट्रोक हुआ था, और ब्रेन में कोई दाग बना हुआ है, उस दाग में अगर कोई एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है तो वो भी दौरे की शक्ल ले सकता है। ऐसी सूरत में हम उसे स्कार एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल गोरखपुर के सिनेरियो में हमने सुना था कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आ रही थी, यानी दिमागी बुखार। तो दिमागी बुखार कई बार वायरल होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या पीज, और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इनकी वजह से भी दिमागी बुखार में दौरे पड़ना आम बात है। तो ये तो मोटा मोटा जानकारी है कि दौरे कितने प्रकार के होते हैं और क्या उनके कारण होते हैं। तो एटलीस्ट जितने भी केयर गिवर्स हैं उनको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि जो पड़ रहा है वो दौरा है, दौरा किस वैरायटी का है, और बाकी कारण उनको जानना चाहिए, क्योंकि कारण निकालने के लिए तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। क्योंकि जब भी दौरे पड़ते हैं तो आमतौर पे देखने को ये मिला है कि जो मरीज है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि उसको क्या हुआ था। ऐसे में जो भी उसके साथ रहा, जिसने देखा, वही उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एटलीस्ट डॉक्टर को बता पाए कि मरीज को, फला मरीज को क्या हुआ था, किस तरह से दौरा हुआ था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर आपको दौरे की वैरायटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि इसके शरीर का कोई हिस्सा हिला था, या पूरा शरीर ऐसे करके ऐड गया था, मुंह से झाग आया था, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या आप ये भी बता सकते हैं कि ये एकदम से सुबह उठता है तो एकदम से चौंक जाता है। तो इस तरह से दौरे की वैरायटी को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है कि दौरे की वैरायटी क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि दौरे का ड्यूरेशन क्या है, कि कितना देर तक दौरा आया। फिर दौरे के पहले क्या हुआ, दौरे के दौरान क्या हुआ, और दौरे के बाद क्या हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए।
दौरे के पहले क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक कॉमन टर्म है जो एपिलेप्सी में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑरा, यानी दौरा पड़ने के पहले के फेज में जो चीज होती है उसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा में कई बार मरीज को एहसास होता है और कुछ सिम्टम, जैसे कुछ लोगों को चक्कर आता है उसके बाद दौरा आ गया, कुछ लोगों को पेट में कुछ अजीब सा सेंसेशन हुआ, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगा, उसके बाद दौरा आया। और कभी कभी कुछ लोगों को जो दौरे की शुरुआत होती है उसमें पहले शरीर का कोई एक हिस्सा, मान लीजिए कि पहले हाथ हिला, टेढ़ा हुआ, और उसके बाद पूरे शरीर पे दौरे आने लगे, पूरा शरीर अकड़ गया, और उसके बाद मरीज बेहोश हो गया और आगे की चीजों, तो इस फेज को हम ऑरा कहते हैं। तो ये डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि दौरे के जस्ट पहले क्या हुआ था। फिर दौरे के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं? दौरे के दौरान शरीर ऐंठ सकता है, कई बार जो मरीज है उसकी जीभ दांत के नीचे आ सकती है, कट सकती है, कई बार मरीज कुछ अजीब सी आवाज निकालता है, उसको कई बार हम इक्टल क्राई भी कहते हैं, तो इक्टल क्राई जैसी चीज हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक खास वैरायटी के दौरे में मिलती है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म बेसिकली एक खास वैरायटी का दौरा है जिसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं, इनमें मिलता है। तो ऑटोमेटिज्म में ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मरीज अजीब सी हरकतें करता है कि मुंह चलाना, जिसको हम कहते हैं लिप स्मैकिंग, या कुछ ऐसे करके कुछ आवाज निकालना, अगर इस तरह की कोई चीज कर रहा है, या अपने हाथ को कुछ अजीब तरह से हिला रहा है, तो इसको हम ऑटोमेटिज्म, और इस तरह का स्पेशल टाइप के दौरे में मिलता है, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि दरअसल ये किस वैरायटी का दौरा है और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट, तो ये डिस्क्राइब कर पाना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है पोस्ट इक्टल फेज, यानी कि दौरा खत्म होने के बाद क्या हुआ। पोस्ट इक्टल फेज में आमतौर पे देखा गया है कि इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड अपने आप डेफिकेशन या मेचुरेशन हो जाना या बाथरूम हो जाना, ये एक आम बात है। और उसके बाद सर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना या बेहोशी होना, इस तरह की चीजें पोस्ट इक्टल फेज यानी दौरा खत्म होने के फेज में मिलती हैं, जो कि कभी कभी हो सकता है 2-4 मिनट तक ही रहें, और कभी कभी ये दिनों में भी हो सकती हैं अगर कई सारे दौरे एक साथ पड़ गए, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है कि लगातार दौरे पड़ते जा रहे हैं, और ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। तो ऐसे फेज में कई बार मरीज लंबे समय तक बेहोश रह सकता है, तो ये भी डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा दौरे के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट कि जब अगर दौरा आ रहा है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, जो भी केयर गिवर है उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मरीज की सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ेगा। सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई भी आपका जो मरीज है उसको दौरा आने वाला है और आपको भी पता लग गया है, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो आसपास, क्योंकि कई बार मरीज गिर जाते हैं, जैसे टेबल का कोना है वो लगने का डर है, या आसपास मान लीजिए आग है तो उसमें गिरने का डर है, जलने का डर हो जाता है। या कोई मरीज माना कि पूल में है तो आपको लगा कि उसको दौरा आने वाला है, उसको तुरंत पानी से बाहर निकालिए, क्योंकि आमतौर पर गिरने से जल सकता है, पानी में एकदम से दौरा आ गया, एस्पिरेट कर जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, जान का खतरा हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप तुरंत सेफ्टी इंश्योर करिए उसको। कोशिश करिए कि अगर घर में जहाँ पे कालीन बिछा हो या गद्दा हो वहां पे तुरंत उसको ले जाएं, और आग से, पानी से, या कहीं पर शार्प ऑब्जेक्ट या कोना है उनसे बचा के रखें। दूसरी चीज कि दौरे के दौरान कभी भी उसे बहुत कस के रिस्ट्रेन करने की कोशिश मत करें। जितना ज्यादा रिस्ट्रेन करेंगे कई बार दौरा उतना ही ज्यादा आता है, उसको हो जाने दीजिए। उसको आराम से आप किसी जगह पे लिटा दीजिए जो सेफ जगह हो, और उसको लेट इट टू बी पास। और तीसरी चीज की इसमें कई बार देखा गया है कि मरीज दौरे के दौरान उसकी टंग, जबान जो है वो दांत के बीच में आ जाती है और कट जाती है। तो अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो एक तरीका ये भी है कि बहुत सिंपल सा, जैसे घर में जो हम अपना सकते हैं कि जो स्पून यानी चम्मच है उसको आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एकदम दांत के बीच में रख दिया, ताकि दांत पूरी तरह से ऐसे एक दूसरे से क्लिंच ना हो और जीभ ना कटे।
फिर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इसमें मैंने स्पून या कोई लंबी सी चीज कही, कोई भी ऐसी चीज मुंह में बिल्कुल नहीं डालेंगे जो कि मरीज स्वॉलो कर ले, क्योंकि कई बार स्वॉलो करने से वो सांस की नली में जा सकता है। सांस की नली में जाने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कई बार ट्रेकिया की चोकिंग हो सकती है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर दौरे के दौरान मरीज की बहुत सारी सिक्रीशंस निकलती है। ऐसी सिक्रीशंस में परेशानी ये होती है कि कई बार मरीज ने अगर उसको एस्पिरेट कर लिया, वो अंदर चली गई, पेट में जाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लंग्स में यानी एयरवेज में अगर चली गई तो कई बार एस्पिरेशन निमोनाइटिस यानी निमोनिया बनने का चांस होता है। और इवन अगर मैं गोरखपुर के अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं, जहां जापानीज इंसेफ्लाइटिस में हम लोग बच्चों को देखते थे, तो उनमें 30% टू 40% जो कारण होते थे बच्चों की डेथ के, वो एस्पिरेशन निमोनाइटिस होते थे, क्योंकि कई बार घर वालों को नहीं पता लग पाता था कि वो क्या करें। तो ऐसे में एस्पिरेशन निमोनाइटिस से आपको बचाना पड़ेगा। तो बचाने का तरीका ये है कि दौरे के दौरान कोशिश करें कि पेशेंट को रोल करके एक साइड कर लें, जिससे वो साइड में रहेगा तो जितना भी सिक्रीशंस निकल रहा है वो सारा निकल के नीचे गिर जाएगा, और बाद में सिक्रीशंस को पोंछ दें। फिर जैसे ही दौरा हो गया है, ये फिनिश हो गया है, इमीडिएटली आप तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर को डिस्क्राइब करें कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अगर लगातार दौरे पड़ रहे हैं तो उसको तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है, जहां पे उसको मेडिकेशंस दी जाएंगी। मेडिकेशंस इस बात पे डिपेंड करेंगी कि दौरा किस वैरायटी का था, कितना देर तक आया था, कितना सीवियर था। अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो कई बार हमें हैवी लोडिंग डोज देनी पड़ती है दौरे की मेडिकेशंस की, और मरीज को एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, उसके कारण का पता लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गई कि दौरे के दौरान क्या करें। फिर जो रूटीन टाइम है, यानी आपके साथ अगर कोई मरीज रह रहा है जिसको दौरे की बीमारी है, तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी दौरे का मरीज है और वो अगर दवा ले रहा है, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि दौरा प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी प्रेसिपिटेंट्स जिसकी वजह से दौरे के मरीज में दौरा प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दवा की डोज का मिस। अगर हम मोटा मोटा समझे तो ज्यादातर दौरे की दवाई का जो हाफ लाइफ है ये 12 से 14 घंटे ही होता है। यानी अगर वो टाइम बीत जाएगा तो उसके बाद अगर उसने नेक्स्ट डोज नहीं ली तो चांसेस हैं कि उसको फिर से दौरा पड़ जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि वो अपनी डोज कोई मिस ना करे, तो इस चीज को आप इंश्योर करिए। दूसरी चीज कि अगर मरीज ठीक टाइम से खाना नहीं ले रहा है, यानी भूखे पेट रह रहा है, ये भी दौरे को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो हमेशा इंस्ट्रक्ट करिए और इस चीज का ध्यान दीजिए कि मरीज टाइम से खाना ले। तीसरी चीज कि कई बार देखा गया कि कुछ लोग कहीं शादी ब्याह में गए या किसी पार्टी में गए और वो देर रात तक जगे। अगर दौरे का मरीज है, देर रात तक जगेगा और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड के आसपास रहेगा, तो चांसेस है कि उसको अगले दिन दौरा पड़ जाए। तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीज अवॉइड करें, बहुत देर रात तक जगना अवॉइड करें, स्लीप पूरी होनी चाहिए, वरना दौरा पड़ने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मरीज दवा ले रहा है तो कभी कभी कुछ दौरे की दवाइयों से लंबे समय तक लेने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जो भी केयर गिवर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मरीज को शायद दौरे की दवा से प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवा को चेंज कराएं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दौरे की दवा लेने से? आमतौर पे देखा गया है उल्टी होना, चक्कर आना, कई बार फेनेटॉइन जैसा ड्रग है उसमें मसूड़ों का सूज जाना, या वेल्प्रोएट जैसा दौरे की दवा है उसमें कई बार ऐसा होता है कि शरीर वजन बढ़ जाना या बाल गिरना, या कुछ लोगों में देखा गया कि हाथ पैरों में कंपन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाते हैं तो आप बताते हैं कि हमारे मरीज को कुछ परेशानी हो रही है, तो ये परेशानियां बताएंगे तो डॉक्टर उस हिसाब से दवाइयों को चेंज कर देता है जो आपके लिए सूटेबल। इसके अलावा और कुछ इश्यूज होते हैं जिन पे तमाम लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि क्या दौरे के मरीज को शादी करनी चाहिए, क्या शादी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है इसमें। और दूसरा, लोग कहते हैं कि क्या दौरे के मरीज को प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा
उसकी वजह यह है कि जो भी मरीज दौरे की दवाइयां ले रहे हैं, कुछ दौरे की दवाइयां कई बार अगर मदर ले रही है तो वो बच्चों में टेराटोजेनिक इफेक्ट यानी बच्चों में कुछ परेशानी कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन सी दवा उनके लिए सूटेबल है वो उसको चेंज करा सकते हैं, या डॉक्टर जो सलाह देता है फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी पहला तिमाही और दूसरी तिमाही में उनकी अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग या कुछ टेस्ट हम करा के देखते हैं कि बच्चे का विकास ठीक हो रहा है कि नहीं, और ड्रग भी हम ऐसा सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे में कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। तो प्रेगनेंसी कोई भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन डॉक्टरी सलाह से करनी चाहिए। तीसरा सवाल होता है कि जो भी दौरे का मरीज है क्या उसको ड्राइविंग करनी चाहिए। जी, ड्राइविंग के लिए तो कुछ रूल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट रूल्स की भी बात करें तो हम और डॉक्टर्स भी इस चीज के लिए मना करते हैं कि अगर आपको एक्टिव लीजन है ब्रेन में जिसमें अभी दौरे पड़ रहे हैं तो आप ड्राइविंग अवॉइड करें, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक तो ड्राइविंग अवॉइड करें, क्योंकि गाड़ी चलाने के दौरान अगर आपको दौरा पड़ गया तो खतरा हो सकता है। इवन इसके बाद भी अगर आपकी दवा चल रही है और आपने डोज मिस करी है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसमें रिस्क है कि दौरा पड़ जाए और एक्सीडेंट होने के बाद जान का खतरा भी रहता है। तो कुल मिला के इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि दौरे की दवाई के बारे में कि दवाई हमें कब चेंज करनी चाहिए। वैसे तो हम लोग सलाह देते हैं कि इवन जो दवाई जिस ब्रांड की आप ले रहे हैं आप उसी ब्रांड की दवा लेते रहें अनटिल अनलेस डॉक्टर आपसे खुद प्रिस्क्राइब करने को या प्रिस्क्राइब ना करे या उसको चेंज ना करे, क्योंकि कई बार देखने में ये मिला है कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात है कि अगर किसी को कोई दवा से एकदम ठीक चल रहा है और आपने ब्रांड भी चेंज किया इवन, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि दौरा प्रेसिपिटेट हो जाए। ब्रांड या दवा का सॉल्ट चेंज करने का काम डॉक्टर का है। ये भी इन सूरतों में किया जाता है कि अगर किसी दवा से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है या कोई दवा किसी को सूट नहीं कर रही है तो ऐसे में डॉक्टरी सलाह से ही वो दवा चेंज हो सकती है। बाकी अगर कभी किसी को दौरा आ रहा है तो केयर गिवर्स के लिए सबसे जरूरी यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाएं और वहां पे दौरे को डिस्क्राइब करें ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। मुझे लगता है इतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी बहुत सारी चीजें मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स, जो भी एमडी स्टूडेंट्स या डीएम स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताते हैं, और इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सक्सेसफुल इसको अपने मरीज को हैंडल कर सकते हैं। समझने वाली बात ये भी है कि एपिलेप्सी कोई साइकोलॉजिकल डिसीज नहीं है। एपिलेप्सी कोई देवी आपदा या शाप या किसी आत्मा या भूत प्रेत का चढ़ जाना नहीं है। एक तरह की बीमारी है जो पूरी तरह से क्योरेबल भी है। तो आपको जो भी आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं जिनको एपिलेप्सी है तो उनको आपको हिम्मत बनानी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस केवल ध्यान रखने की बात है और इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर दैट यू आर कंसल्टिंग। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 9997605396। और लखनऊ में मैं 2 जगह प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा खुद का सेंटर है डॉक्टर पांडेज न्यूरो केयर सेंटर, और इसके अलावा मैं लखनऊ में मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में बैठता हूँ मॉर्निंग 10 to 1। तो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और या फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं मेरा पेज डॉक्टर पांडेज न्यूरो केयर सेंटर नाम से। अगर किसी तरह की क्वेरी है तो उस पर भी कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी अच्छे से सुनने के लिए थैंक यू, एंड दैट्स ऑल। बस मुझे इतना ही कहना था।